दोस्तों, लर्न विथ विकास के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 145 है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो ये क्वेश्चन गलत है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स महिला के मासिक चक्र से जुड़ा हार्मोन है। स्त्री के रजोनिवृत्ति के पश्चात दोनों हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। फिर मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो यह जो है 1 से 2 दिन तक, तो 1 से 2 दिन तक, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अदर फैक्ट्स में निम्नलिखित में कौन पित्तनाशक नहीं है? तो पूछ रहा है कि इसमें कौन पित्तनाशक नहीं है। तो जो है हिस्टामिन, इसमें जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यह पित्तनाशक है। सोडियम कार्बोनेट पित्तनाशक है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड पित्तनाशक है, जबकि हिस्टामिन यह पित्तनाशक नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में हिस्टामिन पित्तनाशक नहीं है। हिस्टामिन आँखों, नाक, गले, फेफड़ों, त्वचा या पाचन मार्ग का कार्य करता है। यह एंटी एलर्जिक होता है। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग पित्तनाशक के रूप में किया जाता है। मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो पूछ रहा है कि मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा किससे करता है? तो वह जो है अल्ट्रावायलेट रेज से करता है, पराश्रव्य तरंगों से करता है। तो पराबैंगनी किरणों से करता है। अल्ट्रावायलेट रेज मतलब पराबैंगनी किरणों से करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पराबैंगनी किरणों से। मेलानिन एक प्राकृतिक रंगद्रव्य पिगमेंट है जो पृथ्वी के अधिकतर जीवों में पाया जाता है। मनुष्यों में यही बालों, त्वचा और आँखों को रंग देता है। यदि मेलानिन कम हो तो आँखों का रंग हरा या नीला, बालों का रंग सुनहरा और त्वचा का रंग श्वेत हो जाता है। मेलानिन सूरज की किरणों में मौजूद हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कई रोग, कैंसर होता है। तो दोस्तों, जो मेलानिन होता है या जो सूर्य की किरणों में पराबैंगनी किरणें होती हैं, उससे हमारे शरीर की त्वचा को रक्षा करता है। इन पराबैंगनी की अगर यह मेलानिन नहीं होता तो इन पराबैंगनी किरणों की से हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर के जो त्वचा में कैंसर हो सकता है। इसमें जो है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है हार्मोन्स, तो हार्मोन्स से जो है हमारा मूड डिसाइड होता है। अगर अच्छा हार्मोन्स प्रभावित होगा तो हमारा हैप्पी होगा। अगर जो है बैड होगा तो बैड मूड होगा। एंजाइम जो है उपापचय का कार्य करता है। ऑक्सीडेंट, तो दोस्तों जो एंटीऑक्सीडेंट है इसका उपयोग जो है पाचन के लिए नहीं होता है। वह जो हमारे अंदर जो मुक्त मूलक है, जो वायरस होते हैं, उनको नष्ट कर देता है। तो इसका एंटीऑक्सीडेंट का कार्य पाचन का नहीं होता, यही सही सुमेलित नहीं है। जबकि ऊर्जा वसा से हमें ऊर्जा मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा मुक्त मूलकों का अवशोषण हो जाता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं एवं शरीर लंबे समय तक जवान रहता है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा यौगिक है जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं है? तो वह जो है अमीनो अम्ल का निर्माण जो है बाहर होता है। एमिनो अम्ल के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है, अर्थात एमिनो अम्ल प्रोटीन की छोटी इकाई है। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं होती है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसका जमाव हो जाता है? तो पूछ रहा है कि शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग होता है वह किसके जमाव के कारण होता है? तो वह यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है।
मानव शरीर के गुर्दे में जब मूत्र को सामान्य स्तर से कम अथवा अधिक बनाने लगते हैं तो यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है और इसके जमाव के कारण ही मानव शरीर के जोड़ों में गठिया रोग हो जाता है। तो दोस्तों, जब मानव शरीर के जो गुर्दे होते हैं वह मूत्र को सामान्य स्तर से कम अथवा अधिक बनाने लगते हैं तो जो यूरिक है यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है और इसी यूरिक के जमाव के कारण जो है जोड़ों में गठिया रोग हो जाता है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है, तो जो शरीर में निर्जलीकरण होता है तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है, तो वह जो है सोडियम क्लोराइड है, NaCl। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सोडियम क्लोराइड। शरीर में निर्जलीकरण से सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। शरीर में अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। मानव शरीर को कार्य करने के लिए निर्धारित मात्रा में कम से कम 8 गिलास के बराबर तरल पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक है। तो शरीर के लिए कम से कम 8 गिलास के बराबर तरल पदार्थ आवश्यक है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो वह फास्फोरस है। हमारे शरीर में अम्लीयता एवं क्षारकता के बीच संतुलन फास्फोरस बनाता है। मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो मानव शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चूँकि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है एवं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 1 डिग्री सेल्सियस में जो है 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो मानव शरीर का तापक्रम जो है समतापी होते हैं क्योंकि स्तनपायी होते हैं, तो यह न जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में किसकी पूर्ण अनुपस्थिति से अवार्णकता अभिलक्षणित होता है, तो पूछ रहा है कि ऐसा क्या है कि जिसकी अनुपस्थिति से अवार्णकता का लक्षण दिखाई देता है, तो वह मेलानिन है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मेलानिन। मेलानिन की अनुपस्थिति से अवार्णकता अभिलक्षणित होती है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य पिगमेंट होता है जो मनुष्य के बालों, त्वचा और आंखों को रंग प्रदान करता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यूमेलेनिन है। तो मेलानिन का जो जीवों में सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप है वह यूमेलिनिन है। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु निम्नलिखित में से किन दो खनिजों का उपयोग करता है, तो पूछ रहा है कि मानव शरीर में जो नस आवेग है इसके संचरण हेतु किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो वह सोडियम एवं पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सोडियम एवं पोटेशियम। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु दो खनिज सोडियम एवं पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। शारीरिक क्रियाकलापों या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज या ऊर्जा की खपत अत्यधिक बढ़ जाती है। इसका कारण है, तो जब हम शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं या व्यायाम करते हैं तो उस दौरान ग्लूकोज या ऊर्जा की खपत अत्यधिक बढ़ जाती है, तो इसका कारण जो है ऑक्सीजन की कमी होती है। तो दोस्तों, इसका कारण ऑक्सीजन, तो जब हम अधिक मेहनत करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएँ होती हैं या फेफड़ा या अन्य जो अंग होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको जो है अधिक ऊर्जा चाहिए। अब उस ऊर्जा के लिए जो है अधिक ऑक्सीजन चाहिए, तो इस ऑक्सीजन के लिए हम सांस बहुत तीव्र गति से लेने लगते हैं और जैसे ही जो है हम जो है रेस्ट करते हैं तो उन ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, तो हम जो है थकान से जो है हमें रिलैक्स मिलता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन ऋण। कठिन परिश्रम के दौरान शरीर में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मांग आपूर्ति के मुकाबले बढ़ जाती है। पेशियां ईंधन के सुरक्षित भंडार का उपयोग करने लगती हैं, जिससे कि शरीर में बेकार पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें लैक्टिक एसिड प्रमुख होता है। पेशियां शरीर को ऑक्सीजन ऋण की स्थिति में ले जाती हैं। पुनः ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आपूर्ति होने पर शरीर सामान्य स्थिति में हो जाता है। मानव शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाली वसा का क्या कार्य होता है, तो पूछ रहा है कि मानव शरीर में जो वसा पाई जाती है
उसका क्या कार्य होता है, तो वह जो है शरीर के लवणों का क्षय रोकना। तो जो शरीर में जो लवण आते हैं उसमें जो कमी होती है उसको रोकती है, तो इसका ऑप्शन ही सही होगा। शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकना, तो शरीर में जो है ऊष्मा में जो क्षय होता है उसको रोकती है। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रोकना, तो जो बाहरी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं उनको रोकती है। तो इसका आप सब सभी सही होंगे, मतलब उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। त्वचा के बाह्य स्तर को एपिडर्मिस कहते हैं एवं सबक्यूटेनियस ऊतक के बीच स्थित वसा का एक स्तर होता है। तो त्वचा के बाह्य स्तर एपिडर्मिस एवं सबक्यूटेनियस ऊतक के बीच स्थित वसा का एक स्तर होता है। यह दो भागों का बना होता है, पहला पैपिलरी डर्मिस और दूसरा रेक्टिक्यूलर डर्मिस। डर्मिस के भीतर रक्त वाहिकाएं 4 प्रकार का कार्य करती हैं: पोषण प्रदान करना, तापमान नियंत्रित करना, सूजन को नियंत्रित करना एवं घाव भरने में मदद करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय है। कारण आर, तीव्र प्रकाश से शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन होता है। तो जाहिर सी बात है, जब तीव्र प्रकाश होगा तो हम जो है सो नहीं पाएंगे, क्योंकि जो तीव्र प्रकाश होता है इसमें मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक नहीं होता है, इसमें जो है मेलाटोनिन का उत्पादक जो है कम होता है। अंधेरे में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो कथन ए सिर्फ सही है, आर गलत है। तो इसमें जो है ए सत्य है, आर गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। मेलाटोनिन निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच पीनक ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनक ग्लैंड सीधे आंखों से जुड़ी रहती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। शाम ढलते ही मेलाटोनिन का स्राव शुरू हो जाता है, अतः इसे रात का हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों के चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है। तो पूछ रहा है कि जब हम कठोर व्यायाम करते हैं तो उस समय किसका उत्पादन पेशियों के चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है। तो वह जो है लैक्टिक अम्ल का होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, लैक्टिक अम्ल। कठोर व्यायाम के कारण मांसपेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप थकान का अनुभव होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो पूछ रहा है कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वह ऑक्सीजन है इसमें से, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% होता है। सल्फर भी कम होता है। नाइट्रोजन जितना होता है उतना निकल जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन होगा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसकी उपस्थिति शरीर में 65% के बराबर होती है, जबकि कार्बन की उपस्थिति 18.5%, नाइट्रोजन की उपस्थिति 3.2% होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रोटीन, विटामिन, पोषण एवं इनसे संबंधित रोग। तो प्रोटीन, विटामिन, पोषण एवं इनसे संबंधित रोग, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक जैव अणु है जो प्रोटीन है। तो यह जो है कैरोटीन है। कैरोटीन एक प्रोटीन है। यह एक साधारण प्रोटीन का प्रकार है जो बालों में पाया जाता है। तो जो कैरोटीन एक साधारण प्रोटीन का प्रकार है जो बालों में पाया जाता है। इस तरह के प्रोटीन जलीय अपघटन के बाद केवल अमीनो अम्ल ही देते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्लोब्यूलिन, अंडे में एल्ब्यूमिन एवं बालों में कैरोटीन साधारण प्रोटीन के प्रकार होते हैं। केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, कि प्रति 100 ग्राम में होता है। तो पूछ रहा है कि जो केला होता है उसके प्रति 100 ग्राम में कितनी ऊर्जा होती है। तो वह जो है ऊर्जा 116 कैलोरी के बराबर होती है। केले के फल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन पाए जाते हैं। केले में 89 कैलोरी पर 100 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। नज़दीकी विकल्प में 116 है, तो 116 होगा।
शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी होती है? तो पूछ रहा है कि शरीर में जब निर्जलीकरण होता है, जब जल की कमी होता है, तो उस समय किस एक की कमी होती है? तो वह सोडियम क्लोराइड की होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सोडियम क्लोराइड। शरीर के निर्जलीकरण के दौरान सोडियम क्लोराइड नमक की कमी हो जाती है। सोडियम क्लोराइड पृथ्वी में चट्टानों के रूप में तथा खारे समुद्र के पानी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह जल में विलेय तथा खुला छोड़ देने पर गीला हो जाता है। इसका मुख्य उपयोग खाने के रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त बर्फ के साथ मिलकर हिम मिश्रण बनाने में किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड एक रासायनिक उर्वरक है। लाल रक्त कण आरबीसी में एक प्रोटीन वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जो पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो वह जो है वृक्क क्षति या पेशी लकवा। तो जब वृक्क में क्षति होता है या पेशी लकवा होता है तो हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। पोटेशियम की अल्पता से हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों में समस्या पैदा होती है, जिससे वृक्क की क्षति एवं लकवा रोग की संभावना बढ़ जाती है। निम्न रक्तचाप सोडियम की कमी के कारण होता है। सोडियम रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा यह जल का संतुलन बनाए रखता है। रक्ताल्पता लोहे की कमी से होता है। लौह लवण से रक्त में हीमोग्लोबिन बनता है जो कि शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। जोड़ों में व्यथा तथा धूमिल दृष्टि से फास्फोरस की कमी होती है। आयोडीन की कमी से होता है। तो पूछ रहा है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि बड़ी होकर फूल जाती है जिससे गर्दन फूलकर मोटी व कालर जैसी दिखाई देती है। तो जो आयोडीन होती है इसकी कमी से जो है इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि बड़ी होकर के फूल जाती है जिससे गर्दन फूलकर मोटी व कालर जैसी दिखाई देती है। भारतवर्ष के कुछ भागों में भूगर्भीय जल के उपयोग से दांत करबुरे और अस्थि क्षति रोग उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इस रोग के लिए उत्तरदायी है? तो पूछ रहा है कि भारतवर्ष में कुछ ऐसे भूगर्भीय जल हैं जिनके उपभोग से दांत जो है करबुरे एवं अस्थि रोग उत्पन्न होते हैं। तो वह तत्व पूछ रहा है तो वह जो है फ्लोराइड आयन है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, फ्लोराइड आयन। भारतवर्ष के कुछ भागों में भूगर्भीय जल के उपभोग से दांत करबुरे और अस्थि क्षति रोग उत्पन्न होते हैं। इसके लिए फ्लोराइड आयन उत्तरदायी होता है। इसलिए जल आपूर्ति के जल में नियंत्रित मात्रा में फ्लोरीन मिलाया जाता है। फ्लोरीकृत जल दंत क्षय को रोकता है। यह दंत सतह पर कार्य करता है तथा दांत के इनेमल पर से खनिज हटने की प्रक्रिया को काम करता है। तो जो फ्लोरीन होता है यह जो है दांत के परत से जो इनेमल पर जो खनिज हटने की प्रक्रिया का काम करता है। तो जो है निम्नलिखित में कौन सा अल्प 0.5 ppm से कम अथवा बिना फ्लोराइड वाले पेयजल के दीर्घकालीन उपभोग का मुख्य प्रभाव है? तो वह जो है दांत का चित्तीदार होना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, दांत का चित्तीदार होना। अल्प मात्रा में 0.5 ppm से कम अथवा बिना फ्लोराइड वाले जल के निर्जलीकरण उपभोग का मुख्य प्रभाव दांत का चित्तीदार होना। बच्चे के अस्थायी दांतों में की सुरक्षा के लिए फ्लोराइड की ज़रूरत होती है। वयस्क के दांतों के क्षरण के बचाव के लिए फ्लोराइड की आवश्यकता होती है। तो पूछ रहा है कि शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? तो वह जो है रक्तहीनता है। शरीर के अंदर जब लोहे की कमी होती है तो वह रक्तहीनता होता है जिसे एनीमिया कहते हैं। मानव शरीर में लोहे की कमी से रक्त क्षीणता एनीमिया की बीमारी हो जाती है। शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता 12 मिलीग्राम होता है। इसके स्रोत मांस, अंडे, फलियां, अनाज तथा हरी सब्जियां हैं। यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। वर्णांधता एक अनुवांशिक बीमारी है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तपेदिक एक गंभीर संक्रामक जीवाणु रोग है। मैडकाऊ रोग का कारक है। तो पूछ रहा है कि जो पशुओं में मैडकाऊ रोग होता है उसका कारण क्या है? तो वह जो है प्रियंस है।
तो मैडकाउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो जो मैडकाउ रोग है या मवेशियों को मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क में उपस्थित प्रियन नामक विकृत प्रोटीन इस रोग का कारण होता है। इस रोग में जानवर पागल हो जाता है। प्रियन में केवल प्रोटीन पाया जाता है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में कौन सा रोग होता है? तो जो राइबोफ्लेविन है इसकी कमी से कौन सा रोग होता था? वह चिलोसिस रोग होता था। इसका ऑप्शन डी सही होगा, चिलोसिस। चिलोसिस राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है। इस विटामिन की कमी से होने वाले अन्य रोग त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना आदि है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के उपापचयी अभिक्रियाओं मेटाबॉलिज्म में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आधार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो जो है वही है, दिया गया कि बेरी रोग विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 जिसका नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। तो इसमें जो है मिलान करना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें जो है मिलान करना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो नियासिन जो होता है, तो इसमें जो नियासिन है, नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन D की कमी से सूखा रोग होता है। तो ये तीनों सुमेलित हैं। जबकि विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसमें जो रक्त का जो थक्का होता है वह नहीं बनता है विटामिन K की कमी से, न कि बंध्यापन होता है। बंध्यापन विटामिन E की कमी से होता है। तो यह जो है विटामिन E की कमी से बंध्यापन होता है। तो यही D सुमेलित नहीं है। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन D की कमी से सूखा रोग एवं नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन E की कमी से बंध्यापन होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। तो दोस्तों जो है रेटिनाल विटामिन ए का नाम है। इसकी कमी से जो है आँखों का सूख कर लाल हो जाना, तो ए का 3 होगा। तो रेटिनाल की कमी से आँख सूख कर लाल होती है। तथा जो है टोकोफेरॉल के कमी से जो है बंध्यापन होता है। जबकि साइनोकोबाल्मिन है, इसकी कमी से जो है रक्ताल्पता होता है, नहीं घातक रक्ताल्पता होता है। जबकि पायरोडॉक्सिन, तो C का 1 होगा। फिर जो है पायरीडॉक्सिन, तो पायरीडॉक्सिन जो होता है, पायरीडॉक्सिन की कमी से जो है पायरीडॉक्सिन की कमी से मानसिक व्याधि होती है। तो इसका 2 होगा, D का 2 होगा। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 देखते हैं किस ऑप्शन में सही है। 3 4 1 2 ऑप्शन बी सही है। रेटिनाल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। यह वसा में घुलनशील होता है। इसकी कमी से रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना और अंधता का रोग होता है। यह मक्खन, अंडे की जर्दी, दूध एवं मछली के तेल में पाया जाता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से मनुष्य में नपुंसक हो जाता है। यह मांस, अंडे की जर्दी और गेहूं में प्राप्त होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसकी कमी से रक्त की उत्पत्ति में बाधा, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती हैं। जबकि विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरीडॉक्सिन है। इसकी कमी से मानसिक व्याधि, रक्तक्षीणता, चर्म रोग या पेशीय ऐंठन होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो पूछ रहा है कि कौन सा एक ऐसा है जो वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो वह मधुमेह है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मधुमेह। तो मधुमेह है, जो मधुमेह रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अन्य तीनों काली खांसी, चेचक व फोलियो को वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि मधुमेह एक ऐसी अवस्था है जिसमें अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन्स बनाना बंद कर देती हैं, जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता है। अतः पेशाब एवं रक्त में शर्करा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। इससे रोगी को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाता, जिससे मनुष्य कमजोर हो जाता है। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? तो जो अग्नाशय की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अग्नाशय।
मानव शरीर में आयोडीन की कमी से मुख्यतः क्या कारण हो सकते हैं? तो मानव शरीर में जब आयोडीन की कमी होती है तो गाइटर या घेंघा रोग हो जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से गोइटर घेंघा नामक रोग हो जाता है। इससे गर्दन फूलकर मोटी या कालर जैसी दिखाई देती है। आयरन लोहा की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है एवं दूषित जल से टाइफाइड या हैजा जैसे रोगों की संभावना बनी रहती है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है। तो जो मानव आहार में पालिश किया हुआ चावल है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसकी कमी से बेरी रोग होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। बेरी विटामिन बी वन की कमी से उत्पन्न होने वाला कुपोषण जन्य रोग है। विटामिन वर्ग में बी वन तंत्रिका स्रोत अवरोधी होता है और यह उसना चावल, कूटे या कम पालिश किए चावल में पाया जाता है। मशीन में पालिश करने में भूसी के साथ चावल के दाने का परिस्तर और अंकुर भी निकल जाता है और इसी भाग में बी वन प्रचुर मात्रा में होता है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है? तो वह मधुमेह के प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है, तो इसका ऑप्शन सी से होगा मधुमेह। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन मधुमेह के लिए किया जाता है। HbA1c लैब में होने वाला ब्लड टेस्ट होता है। ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से क्या होता है? तो जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है इससे जो है हृदय विकार होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हृदय की धमनियों में जमकर हृदय विकार को उत्पन्न करता है। कोलेस्ट्रॉल के दो प्रकार के LDL एवं LDL होते हैं। HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यह रक्त से अतिरिक्त वसा को हटा देता है। LDL को बुरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में भी जाना जाता है। इसे सबसे ज़्यादा नुकसानदायक माना जाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसकी जमा होने पर जो है हृदय विकार हो जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो कोलेस्ट्रॉल हृदय की धमनियों में जमकर हृदय विकार को उत्पन्न करता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का, एक LDL होता है और दूसरा HDL होता है। HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक LDL और दूसरा HDL। HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यह जो है रक्त के से अतिरिक्त वसा को हटा देता है एवं LDL को बुरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में माना जाता है। इसे सबसे ज़्यादा नुकसानदायक माना जाता है। एनोस्निमिया कहते हैं, तो एनोस्निमिया घ्राण संवेदना की कमी से को कहते हैं। तो जब हमारे अंदर सूंघने की क्षमता कमी होती तो उसे जो है एनोस्निमिया कहते हैं, तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। घ्राण संवेदना की कमी को चिकित्सा विज्ञान में एनोस्नीमिया नामक बीमारी के नाम से जाना जाता है। एनोस्नीमिया एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण अघ्राणता या गंध अग्राह्यता है। इस बीमारी में मनुष्य के सूंघने की शक्ति की धीरे धीरे इलाज न होने के कारण अभाव में पूर्णतः नाश हो जाता है। तो इस बीमारी के लिए अगर इलाज नहीं होगा तो मनुष्य के जो सूंघने की शक्ति होती है एनोस्नीमिया में वह कम होती है, जिसे एनोस्नीमिया को हिंदी में अघ्राणता कहते हैं। जो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है सूचियाँ दिया गया है जिसका जो है सुमेलन करना है हम लोगों को। तो इसमें जो है दिया गया है कि जो है खैरा रोग, एनीमिया, ग्वाइटर, गला घोंघा, स्कर्वी। तो इसमें जो खैरा रोग है, खैरा रोग जस्ता की कमी से होती है, तो इस ए का जो है 4 होगा। और जो है एनीमिया जो है लोहे की अल्पता से होती है, यह रक्त में पाया जाता है जिससे तो इसका जो है बी का 3 होगा। फिर जो है ग्वाइटर गला घोंघा रोग, यह जो है आयोडीन की कमी से होता है, तो सी का 2 होगा। फिर जो है स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, तो डी का जो है 1 होगा। तो 4-3-2-1, तो 4-3-2-1 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 4-3-2-1, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 4-3-2-1। खैरा रोग जस्ते की कमी म्लानता के कारण होता है। एनीमिया खून की कमी रोग कारण होता है, जबकि लोहा की कमी के कारण एनीमिया खून में होता है। ग्वाइटर घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है तथा स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है।
निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन है जो पोटेशियम की अल्पता से संबंधित है? तो शरीर में पोटेशियम की कमी से गुर्दा को क्षति पहुंचाता है। तो जो शरीर में जब पोटेशियम की कमी होती है तो गुर्दे की क्षति होती है या पेशी लकवा हो जाता है। शरीर में प्रमुख रूप से पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड जैसे खनिज पाए जाते हैं। पोटेशियम को इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है। पोटेशियम कोशिका के भीतर पाया जाता है और यह प्राथमिक सकारात्मक होता है। तो पोटेशियम की जो कमी होती है, इसकी कमी से जो है गुर्दा क्षति या पेशीय लकवा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों थायमीन, राइबोफ्लेविन एवं पायरोडॉक्सिन। तो जो है दोस्तों ये जो थायमीन है, थायमीन विटामिन बी1 का नाम है एवं जो है राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का नाम है एवं पायरीडॉक्सिन। तो पायरीडॉक्सिन जो है यह जो विटामिन बी6 को पायरीडॉक्सिन कहते हैं, जबकि रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन विटामिन बी6 बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो ये तीनों थायमीन, राइबोफ्लेविन एवं पायरीडॉक्सिन यह जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है, जबकि रेटिनॉल विटामिन ए में पाया जाता है तो यही संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रेटिनॉल। इसमें विटामिन बी के जो कई कॉम्प्लेक्स है उसका नाम दिया गया है। तो जो है विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी6 को पायरीडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है? तो पूछ रहा है कि हमारे शरीर के जो पृष्ठ हैं उसके नीचे जो वसा होती है वह किस एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है? तो वह शरीर में जो ऊष्मा की हानि होती है उसी की जो है बाधा के रूप में कार्य करती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की भांति वसाएं भी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, परंतु इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए वसाएं जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होती हैं, अर्थात ये जलांतक और जल में अघुलनशील होती हैं। वसाओं के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, अतः शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह शरीर में ऊष्मा की हानि के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। शरीर में जो है ऊष्मा की हानि होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। कार्बोहाइड्रेट्स की भांति वसाएं, फैट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, परंतु इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक एवं ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए वसाएं जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होती, अर्थात ये जलांतक और जल में अघुलनशील होती हैं। वसाओं के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती हैं, अतः शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह शरीर में ऊष्मा की हानि के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो वह जो है 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो हम लोग जानते हैं कि पानी एवं विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, इनसे 0 ऊर्जा मिलती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, तो वह उस रोग को जो बुलिमिया कहते हैं। तो वह बुलिमिया से पीड़ित है। बुलिमिया भोजन ग्रहण में असंतुलन की बीमारी है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है। तो जो जीवित प्राणी है उनका 80% पदार्थ क्या होता है? तो वह 80% पदार्थ प्रोटीन होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल अकार्बनिक पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो पूछ रहा है कि कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो जब एटीपी का एडीपी में परिवर्तन होता है तो जो है ऊर्जा का अधिकतम उत्पादन होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। पाइरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु 5 NADH
कि वह एक अणु FADH2 का बनता है, यानी DH के अणु से 3 अणु ATP के, व FADH2 के एक अणु से ATP के अणु प्राप्त होते हैं। ADP के 2 अणु, ATP के 2 अणु बनते हैं। BMD परीक्षण किया जाता है। तो जो BMD है, BMD का मतलब होता है दोस्तों बोन मिनरल डेंसिटी। तो इसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी के द्वारा अस्थिर अंद्रता का परीक्षण किया जाता है। तो इसमें जो है अस्थिर अंद्रता होगा, मतलब हड्डी से संबंधित है यह जो हड्डी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अस्थिर अंद्रता। बोन मिनरल डेंसिटी के द्वारा अस्थिर अंद्रता का परीक्षण किया जाता है, जिसमें एक्सरे द्वारा हड्डियों में कैल्शियम के अनुपात की जानकारी ली जाती है, जिसमें लो बोन डेंसिटी को ऑस्टोपोनिया कहा जाता है। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है। तो जो ट्रांस वसा है, यह किसका स्तर कम करता है? तो यह जो है HDL का स्तर कम करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। खाद्य पदार्थों में कई प्रकार की वसा होती हैं। इनमें से प्रमुख 3 प्रकार की होती हैं। पहला सैचुरेटेड, दूसरा एकल मोनो अनसैचुरेटेड और बहु असंतृप्त पॉली अनसैचुरेटेड। संतृप्त वसा को ट्रांस वसा भी कहते हैं। ट्रांस वसा शरीर में हाई डेंसिटी में होती है। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य होता है। तो मानव शरीर में जो है प्रतिऑक्सी जो कारक होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, या मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रतिऑक्सी कारक एंटीऑक्सीडेंट वे पदार्थ होते हैं जो मुक्त मूलकों का शमन करते हैं। भोजन के पाचन के दौरान मुक्त मूलक हमारे अग्नाशय में इकट्ठा हो जाते हैं, जो सामान्य जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इससे शरीर की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। प्रतिऑक्सी कारक हरी सब्जियां, हल्दी, विटामिन के गोलियों में पाए जाते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यह जो है सब्जियों, हल्दियों और विटामिन की गोलियों में पाए जाते हैं। इन्हीं प्रतिऑक्सी कारक से, एंटीऑक्सीडेंट से हमारे जो शरीर की त्वचा होती है वह हमेशा जवान बनी रहती है, और इसी की कमी से लोग जो है बहुत कम एज में ही बूढ़े हो जाते हैं। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से संचित होता है? तो जो स्तनधारी हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट किस तरह से संचित होता है? तो वह लीवर एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। कुछ कार्बोहाइड्रेट सजीवों के शरीर में रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, काइटिन तथा पेक्टिन। जबकि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि मंड, शर्करा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में जो अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व वह कैल्शियम है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन होता है, 18% कार्बन होता है, 10% हाइड्रोजन होता है, 3% नाइट्रोजन होता है एवं 1.4% कैल्शियम होता है, जबकि 1.1% जो है फास्फोरस होता है। एंजाइमों के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें पूछ रहा है कि एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पूछ रहा है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो जी, इसमें एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, फिर वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो ये शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित करते हैं। तो इसका जो है 1 एवं 2 दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 एवं 2 दोनों। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जीवों और पौधों में होने वाली क्रियाओं या अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब वेग को बढ़ा देते हैं। ये एक प्रकार का प्रोटीन है, जैव कोशिकाओं में बनते हैं। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। अर्थात किसी एक जैविक क्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम निश्चित होता है। एक एंजाइम द्वारा एक से अधिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो जो एंजाइम होता है दोस्तों, यह एक जैव उत्प्रेरक है जो कि हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देता है।
तथा एक एंजाइम के द्वारा सिर्फ एक ही कार्य किया जा सकता है। एक एंजाइम एक से अधिक कार्य को नहीं कर सकता है और यह एंजाइम एक प्रोटीन भी होता है। एंजाइम मूलतः होते हैं तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। यकृत प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। शरीर के अवयवों में प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के साथ साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी पदार्थ, अमोनिया, यूरिक अम्ल इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों जो सेक्रिन है या कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि गलत है। सेक्रिन कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। सेक्रिन एक जो है कार्बनिक यौगिक होता है जिससे हमें मिठास का, तो सेक्रिन से हमें मीठा, कोई भी चीज़ जो है मिठास का अनुभव होता है। तो यह कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, तो यही सुमेलित नहीं है। जबकि एड्रेनलिन एक हार्मोन्स है, थायमिन विटामिन होता है, जबकि कीरेटिन एक प्रोटीन होता है। तो ए सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। सेक्रिन कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, बल्कि यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कृत्रिम मिठास का आभास कराता है, जबकि इसमें कोई भोजन ऊर्जा नहीं होती है। यह सफ़ेद क्रिस्टलीन पाउडर जैसे दिखाई पड़ता है और आमतौर पर चीनी के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो सेक्रेटिन है यह चीनी के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेक्रेटिन का प्रयोग चीनी के विकल्प के रूप में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा उत्पादन प्रदान करता है? तो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला आहार समूह कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन होता है। तो इसमें जो है विटामिन है, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं होता, तो ए गलत हो जाएगा। इसमें भी विटामिन है, ए भी अलग हो जाएगा, ए भी अलग हो जाएगा। जबकि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन यही होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला आहार समूह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो जो 3 जो स्रोत हैं, जल, विटामिन एवं लवण, इनसे कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें जो है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें जो विटामिन है, विटामिन कैरोटीन है, तो यह जो है इसका जो है ये विटामिन जो है एक कैरोटीन है, जबकि एक कीरेटिन होता है, यह प्रोटीन होता है। तो यह प्रोटीन होता है। हार्मोन्स, हार्मोन्स जो है एंजाइम होता है और हार्मोन्स होता है। तो जो एंजाइम है यह पेप्सिन है, तो एंजाइम पेप्सिन है, तो बी का एक होगा, एंजाइम पेप्सिन होगा। हार्मोन्स, हार्मोन्स जो है प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स होता है, सी का 4 होगा। एवं बी का जो है डी का 3 होगा। एवं जो है विटामिन जो है कैरोटीन होता है। तो कैरोटीन और कीरेटिन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो जो कैरोटीन होता है वह विटामिन होता है, जबकि कीरेटिन जो होता है यह प्रोटीन होता है। यह बालों एवं नाखूनों में कीरेटिन पाया जाता है। तो जो है ए का जो है 2 होगा, तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है। तो विटामिन कैरोटीन होता है, एंजाइम पेप्सिन होता है, हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोटीन क्रिएटिन होता है। निम्नलिखित तत्वों में कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में पाया जाता है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व है जो कि सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ये सभी तत्व सभी प्रोटोनों में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रोटीन हमारे शरीर का आवश्यक संगठक है जो शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, हड्डियों, रक्त आदि में पाया जाता है। शरीर की रचना तथा विकास के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन में इनके साथ सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, लौह, तांबा आदि भी पाया जाता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में तत्व होता है। तो पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो वह जो है लोहा, सोडियम, फास्फोरस या अपेक्षा कैल्शियम अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कैल्शियम।
दिए गए विकल्पों के अनुसार मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो कैल्शियम 1.5% होता है, जबकि फास्फोरस 1%, सोडियम 0.2 होता है। इसके अतिरिक्त मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन जो है 6.5% होता है। तो सबसे अधिक अगर मानव शरीर में पूछा जाए तो वह जो O2 ऑक्सीजन पाया जाता है। एंटाफ्रीज प्रोटीन पाया जाता है, तो एंटाफ्रीज प्रोटीन मछली में पाया जाता है। एंटाफ्रीज प्रोटीन मछली में पाई जाती है, जो मछलियों को जल के तापमान गिरने पर उनके जीवन रक्षक का कार्य करता है। एंटीबॉडीज होती है, तो एंटीबॉडीज जो है प्रोटीन होती है। एंटीबॉडीज ऐसी प्रोटीन यौगिक है जो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन आईजी के नाम से जाने जाते हैं। सबसे सरल एंटीबॉडी वाई आकार का होता है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला शामिल होती हैं, जबकि एंटीजन ऐसे बाह्य तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो एंटीजन होते हैं यह प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। एंटीजन बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस एवं फंजाई में से कोई भी हो सकता है। तो जो एंटीजन होता है यह बीमारी फैलाने वाली जो बैक्टीरिया, वायरस एवं फंजाई होता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा प्रोटीन गाय के दूध में पाया जाता है, तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो गाय के दूध में पाया जाता है, तो वह जो है कैसीन होता है। गाय के दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कैसीन गाय के दूध में 80% होता है। यह प्रोटीन आमतौर पर स्तनधारियों में पाया जाता है। कैसीन का सबसे आम रूप जो है सोडियम कैसिनेट है, तो जो कैसीन का सबसे आम रूप है वह सोडियम कैसिनेट होता है। सोयाबीन के बीज में पाया जाता है, तो पूछ रहा है कि सोयाबीन के बीज में क्या पाया जाता है, तो सोयाबीन के बीज में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 40% प्रोटीन होता है, 20% तेल होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। सोयाबीन एक बहुउपयोगी फसल है। इसमें 40 से 50% प्रोटीन पाया जाता है तथा 20 से 25% तक तेल पाया जाता है। यह मुख्यतः खरीफ फसल है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी पैदा की जा सकती है। इसका उपयोग तेल निकालने, तो सोयाबीन का उपयोग तेल निकालने, प्रोटीन युक्त पदार्थ, प्रोटीन व विविध मानव व पशु आहार आदि में होता है, क्योंकि अन्य दलहनों की तुलना में इसमें प्रोटीन एवं तेल का अंश बहुत अधिक होता है। तो जो अन्य दलहनी होते हैं उसकी अपेक्षा सोयाबीन में प्रोटीन एवं तेल का अंश अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्रोटीन नहीं है, तो वो जो कपास है यह प्रोटीन नहीं है, जबकि लूथा, रेशम, स्पाइडर सिल्क, खूर एवं केसबाल, तो ये तीनों जो है वो प्रोटीन है, जबकि कपास प्रोटीन नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो पूछ रहा है कि मानव का जो माँ का दूध होता है, जो नवजात शिशु होते हैं उनको संपूर्ण आहार प्रदान करता है, तो उसमें किस चीज़ का अभाव होता है, तो उसमें लौ जो होता है, लौ का अभाव होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। माँ का दूध नवजात बच्चों के लिए संपूर्ण आहार प्रदान करता है। इसमें निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं: कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम व जिंक इत्यादि। माँ के दूध के साथ साथ गाय, भैंस व बकरी आदि के दूध में लौह तत्व का अंश अत्यंत कम होता है, जिसके कारण इसे नगण्य माना जाता है। माँ के दूध में लौह अंश की मात्रा 0.03 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो पूछ रहा है कि तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर। तो जो वृद्ध होते हैं उनमें प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि जो तरुण होते हैं उनमें वृद्धों की अपेक्षा कम होती है। प्रोटीन के माध्यम से मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों का निर्माण होता है। इसकी कमी से क्वासी-ओरकर तो प्रोटीन जो होता है उसकी कमी से क्वासी-ओरकर रोग होता है एवं मरासमस नामक रोग हो जाते हैं। वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण व मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पौष्टिक तत्व जो हड्डी एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है, तो वह जो है आयोडीन है। आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। जबकि कैल्शियम, फ्लोरीन एवं फास्फोरस यह जो है हड्डी की मजबूती के लिए आवश्यक है। कैल्शियम, फ्लोरीन एवं फास्फोरस, तो आयोडीन इसके लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा।
कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और मैग्नीशियम, तो ये 4 तत्व होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन एवं मैग्नीशियम नामक पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक हैं, जबकि आयोडीन समुद्री जल में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स का महत्वपूर्ण घटक है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो समुद्र में पाया जाता है और एक जिसकी कमी से जो है विशिष्ट कमी होने वाली व्याधि में दिया जाता है। तो यह जो है आयोडीन है, यह जो है थायराइड आयोडीन है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, आयोडीन। आयोडीन समुद्र में बड़ी मात्रा में पाया जाता है और इसकी कमी से मनुष्य में घेंघा रोग हो जाता है। प्रोटीन का अधिकतम मात्रा पाया जाता है, तो प्रोटीन का अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सोयाबीन। प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल में एकत्रित होती है? तो पूछा है कि प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल में एकत्रित होती है, तो वह अमीनो अम्ल में एकत्रित होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो बहुत से अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। दूध, अंडा, दालें, पनीर, मांस एवं मछली इत्यादि प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। मनुष्य के शरीर के लिए 20 प्रकार के प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है, जबकि 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य के लिए जो है 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसमें से 10 जो है हमारा शरीर में बनता है, जबकि 10 हमारे शरीर के बाहर बनता है। भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो भोजन का एक प्रमुख अंग जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका ऑप्शन सी से होगा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ का वर्ग है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थित होती है? तो जो गाय का दूध होता है यह पीला एवं सफ़ेद होता है, तो यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह केसिन के साथ साथ कैरोटीन होता है, उसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। केसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद एवं कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। तो जो कैरोटीन होता है इसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है, जबकि जो है केसिन होता है इसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलता है? तो पूछ रहा है किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलता है? तो जो है वो वसा से अधिकतम मिलता है, तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, वसा। वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के उपापचयी प्रक्रम में 4 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा में जो है 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा से जो है 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि जो है कार्बोहाइड्रेट एवं कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन से जो है 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्नलिखित में कौन लौह का अच्छा स्रोत है? तो जो है पालक में लौह अधिक पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। पालक में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। वसा मुख्यतः खाद्य तेलों तथा घी में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा एवं आलू में पाया जाता है। बाल, हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। तो जो हमारा बाल होता है वह किस प्रोटीन से बना होता है? तो वह कीरेटिन से बना होता है। तो जो कीरेटिन से होता है वह नाखून एवं बाल होता है। बाल, हेयर में अल्फा कीरेटिन प्रोटीन होता है। यह प्राणियों के नाखून एवं बालों के प्रमुख संरचनात्मक घटक है। ये मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। तो जो बाल होता है यह मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, इसीलिए इसके काटने पर हमें दर्द की अनुभूति नहीं होती है। दूध में विद्यमान सैकेराइड होता है, तो दूध में जो सैकेराइड होता है यह लैक्टोज होता है।
दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज C12H22O11 डाइसैकराइड है जो लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। लैक्टोज के कारण ही दूध मीठा होता है। निम्नलिखित में कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो रागी जो है यह कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है। रागी कैल्शियम का प्रचुर स्रोत है। रागी अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक मोटा अन्न है। यह 1 वर्ष में पककर तैयार हो जाता है। यह मूल रूप से इथोपिया के उच्च इलाकों का पौधा है जिसे भारत में कई 4000 साल पहले लाया गया। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूछ रहा है कि एमिनो अम्ल एवं टायरोसिन जो है इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये जो टायरोसिन होता है यह जो है गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होता है जो शरीर में उपस्थित एक अन्य अमीनो अम्ल फिनाइलिन से बनता है। यह अनेक महत्वपूर्ण मस्तिष्क रसायनों जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स एपिनेफ्रिन पीनेफ्रिन डोपामिन का निर्माण करता है। स्नायु कोशिकाओं का संप्रेषण करते हैं तथा भावात्मक एवं पर्यावरणीय दबावों का सामना करने में सहायक होता है। तो यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये सही है। यह भावात्मक एवं पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है। तो ये भी टायरोसिन करता है। यह उदासी से लड़ सकता है क्योंकि जो है इसमें डोपामिन होता है। तो डोपामिन जो है अधिक स्रावित होगा तो यह उदासी से लड़ सकता है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध होता है। तो ये जो डी वाला ये गलत होगा क्योंकि ये मुक्त मूलकों के जो विरुद्ध होता है वह जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट का कार्य होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। टायरोसिन एक गैर आवश्यक अमीनो अम्ल है जो शरीर में उपस्थित एक अन्य अमीनो अम्ल फिनाइलएलानिन से बनता है। यह अनेक महत्वपूर्ण मस्तिष्क रसायनों न्यूरोट्रांसमीटर्स एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन का निर्माण करता है। तो जो टायरोसिन है यह जो है एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन का निर्माण करता है। ये स्नायु कोशिकाओं का संप्रेषण करता है तथा भावात्मक एवं पर्यावरणीय दबावों का सामना करने में सहायक होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। तो जो सेब का जो है हृदय रोगी सेब का उपयोग करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। हृदय रोगी को सेब का उपयोग करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो सेब में क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है पोटेशियम पाया जाता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से फुल कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। ऐसा अमीनो एसिड जिसका संश्लेषण शरीर में हो सकता है जाने जाते हैं। तो ऐसा अमीनो एसिड जिसका संश्लेषण जो शरीर के अंदर निर्माण होता है जिसका वह जाना जाता है। तो उसे जो है अनिवार्य एमिनो एसिड एवं अनावश्यक एमिनो एसिड तो जो है इन दोनों का निर्माण शरीर के अंदर हो सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। बी एवं सी दोनों। मानव शरीर में 24 आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं जिसमें से 9 एमिनो एसिड को अनिवार्य एमिनो एसिड कहते हैं क्योंकि शरीर के द्वारा इनका पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं हो पाता है इसलिए इन्हें भोजन से प्राप्त करना होता है। शरीर में ही निर्मित एमिनो एसिड्स को अनावश्यक या पोलर एमिनो एसिड कहा जाता है। प्रोटीन की न्यूनता के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो पूछा है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो वह जो है मैरास्मस रोग होता है या क्वासीवोल्कस रोग होता है जो कि हड्डियों में होता है। मैरास्मस गंभीर कुपोषण का एक रूप है। इससे बच्चे के शरीर का वजन सामान्य से 60% कम हो जाता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद हैं जिनमें होते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में क्या होते हैं? तो पोषक एवं औषधि प्रभाव होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। न्यूट्रास्यूटिकल्स दो शब्द न्यूट्रिशन एवं फार्मास्यूटिकल्स से बना है अतः यह पोषक और एवं औषधि प्रभाव की व्याख्या करता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स भोजन में उपस्थित सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं जैसे विटामिन खनिज लवण और ग्लूकोसामाइन स्टेरिफाइड ओमेगा फैटी एसिड। ये तत्व ऊतकों के क्षीण होने की प्रक्रिया को रोककर उनके दोबारा निर्माण में सहायक होते हैं। अल्फा
कैरोटीन किरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, तो जो अल्फा कैरोटीन या किरेटिन है यह उपस्थित रहता है ऊन में, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऊन। अल्फा किरेटिन जानवरों के बालों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। यह प्रोटीन ऊन देने वाले जानवरों के ऊन बालों में उपस्थित होता है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है यह जो है कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई और बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाई नामक जीवाणु जो दूध में पाए जाते हैं वह दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन कर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। दूध में धवल रंग कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है, जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित होता है पर उसके बाद नहीं, तो यह पदार्थ क्या होता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो नवजात शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, यह जन्म के समय ही माँ के दूध में उपलब्ध होता है, उसके बाद नहीं होता है, तो वह जो कोलोस्ट्रम है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम नवजात शिशु को माता से जन्म के कुछ समय तक दूध के माध्यम से प्राप्त होता है। यह गर्भावस्था के तीसरे से चौथे महीने में बनने प्रारंभ हो जाता है। दूध एक उदाहरण है, तो दूध एक उदाहरण है पायस का। दूध पायस का एक उदाहरण है। दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव होता है जो मादाओं के दुग्ध ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। नवजात शिशु 6 माह तक दूध पर निर्भर रहता है तब जब तक यह अन्य पदार्थों का सेवन करने में अक्षम होता है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो पूछ रहा है कि जो सामान्य दृष्टि है, जो जिससे हमारी दृष्टि सही हो सके आंखों के लिए, तो विटामिन ए होगा। तो विटामिन ए का हम लोग नाम जानते हैं रेटिनॉल है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल विटामिन आवश्यक होता है। इसकी कमी के प्रभाव से कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी, वृद्धि, अवरुद्ध होना, केरेटो मलेशिया आदि परेशानियां संभव है। दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, पालक आदि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। विटामिन डी इसका अपवाद है। तो पूछ रहा है बोल रहा है दोस्तों, जो विटामिन है यह मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं, किंतु विटामिन डी मानव शरीर द्वारा बनाया जाता है, तो यही इसका अपवाद है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर है। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत गाजर के साथ साथ चुकंदर, पनीर, दूध, टमाटर, हरी सब्जियां, पीले रंग के फल इत्यादि हैं। विटामिन ए 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, रेटिनॉल और कैरोटीन। तो विटामिन ए आँखों के लिए आवश्यक होता है। यह मानव शरीर में अनेक अंगों के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा व हड्डी को सामान्य रूप बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी से विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे हो जाते हैं। यह रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में भी मदद करता है और हड्डियों को मजबूती का प्रदान करता है। तो जो विटामिन ए होता है यह रक्त में जो है कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है एवं हड्डियों की मजबूती भी विटामिन ए प्रदान कर सकता है। निम्नलिखित में किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो पूछ रहा है कि किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो जो विटामिन होता है इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, जबकि एंजाइम, प्रोटीन एवं हार्मोन्स का होता है, तो इसका ऑप्शन ही सही होगा, विटामिन। तो विटामिन ए एवं सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होते हैं। यकृत प्रोटीन उपापचय की सक्रिय रूप से यकृत प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। हार्मोन पाचन क्रिया के दौरान ग्रहणी तथा क्षुद्र आंत से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं जिसे सिक्रीटिन एवं एंटी प्रोगेस्टेरॉन कहते हैं। तो जो विटामिन ए एवं विटामिन सी होता है यह हमारे शरीर में इनका निर्माण नहीं होता। 2 विटामिन का हमारे शरीर में निर्माण नहीं। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो थायमिन जो है विटामिन बी को कहते हैं, जबकि एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं। तो जो थायमिन है यह जो है थायमिन से जो है बेरी रोग होता है, तो यह सुमेलित है। एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी कहते हैं, इसकी कमी से जो स्कर्वी रोग होता है ये भी सही सुमेलित है। जबकि विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहते हैं, तो विटामिन ए को
रेटिनॉल कहते हैं। इसकी कमी से वर्णांधता नहीं होता है। इस विटामिन ए की कमी से जो है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से वर्णांधता नहीं होता है। इसकी जो विटामिन ए है, इसकी कमी से रतौंधी होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जबकि विटामिन के से जो है रक्त जमना होता है। तो जो है ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। तो जो गोल्डन धान है वह अच्छा स्रोत है किसका? तो विटामिन ए का जो है गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। गोल्डन राइस ऐसा धान है जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला जाता है, जो हमारे शरीर में पहुंचकर विटामिन ए बनाता है। इस धान का विकास ज्यूरिख के स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर इंगो पोट्रिकस और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग जर्मनी के डॉक्टर पीटर बेयर ने संयुक्त रूप से किया था। निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और अणुसूत्र C20H30O है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है तथा शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो वो जो है आम है। प्रति 100 ग्राम आम, पपीता और सेब में क्रमशः 54, 47 एवं 3 mg विटामिन ए पाया जाता है। अमरूद में भी विटामिन ए पाया जाता है, किंतु नगण्य मात्रा में। निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो आम, गाजर और पपीता ये विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है, जबकि दूध में कोई विटामिन नहीं पाया जाता। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। गाजर, आम और पपीता विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत है, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। विटामिन ए दूध में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यकृत। मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन वसा में विलेय एवं शरीर की वृद्धि में सहायक है। यह शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। तो जो विटामिन यह शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी के कारण श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती है। रतौंधी, जिसको नाइक्टालोपिया कहते हैं, आंखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना और दृष्टि समाप्त हो जाना आदि रोग होते हैं। रोडोप्सिन पाया जाता है। तो रोडोप्सिन किस में पाया जाता है? तो रोडोप्सिन आंखों में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। रोडोप्सिन एक वर्णक है जो आंख में पाया जाता है। यह रेटिनिन अथवा विटामिन ए और ओप्सिन प्रोटीन से बना होता है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो है इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं होती है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। तो यही सही सुमेलित नहीं है। जबकि विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता होता है, तथा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो इसका ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन गलत सुमेलित है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन जो है गलत सुमेलित है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो यही गठिया जो रोग होता है यह यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। तो ये वाला सही सुमेलित नहीं है। जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो मसूड़ों में खून आता है, तो ये भी सुमेलित है। विटामिन डी से सुखंडी रोग होता है, आदमी बहुत पतला हो जाता है। तो डी भी सही सुमेलित है। तो सिर्फ ए सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से मनुष्य में रतौंधी, जीरोथैल्मिया तथा संक्रमण आदि का खतरा उत्पन्न होता है, न कि गठिया रोग होता है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी होती है। तो ये सही होगा, क्योंकि हरी सब्जियों में जो विटामिन ए पाया जाता है तो इसकी कमी से रतौंधी होता है। उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो आर दोनों सही। तो ए और आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा।
सॉरी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें जो है कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना, अच्छा यहाँ कह रहा है कि हरी सब्जियां खाना बंद कर दें। हम सोचे हरी सब्जियां खाना चालू कर दे, जाहिर सी बात है हरी सब्जियां खाना बंद कर देगा तो उसे जो है रतौंधी हो जाएगा। तो जो है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विटामिन हरी सब्जियों में ही विटामिन ए मिलता है, फल में भी मिलता है, जैसे आम एवं पपीता में भी मिलता है। तो इसमें सिर्फ हरी सब्जियों की फोकस किया है, जोर दिया है, तो ये जिस कथन में जोर दिया जाता है तो वह जो गलत होता है, तो ये गलत होगा, केवल आर सही होगा। तो कारण आर सही है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। विटामिन ए के मुख्य स्रोतों में हरी सब्जियां भी सम्मिलित हैं। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो इसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। लेकिन हरी सब्जी के अतिरिक्त विटामिन के अन्य स्रोत भी होते हैं। दूध, चीज़ व अंडे निम्नलिखित में से किसमें विटामिन के स्रोत होते हैं? तो जो दूध, चीज़ व अंडे होते हैं निम्नलिखित में से किन विटामिन के स्रोत होते हैं? तो जो दूध होता है, दूध, चीज़ एवं अंडे विटामिन ए और डी के अच्छे स्रोत हैं। तो जो दूध, चीज़ एवं अंडे हैं ये विटामिन ए एवं डी के अच्छे स्रोत हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। दूध, चीज़ व अंडे विटामिन ए एवं विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए के अन्य स्रोत गाजर, पालक, पपीता, दही एवं सोयाबीन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से रिकेट्स सूखा रोग होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी एवं सी दोनों सही होगा। जल में घुलनशील विटामिन क्रमशः बी एवं विटामिन सी होता है। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा नहीं होते। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वे शरीर में जमा नहीं होते, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन के, डी, ई, ए कीड़ा, इसे कीड़ा के नाम से याद कर सकते हैं, के, ई, डी, ए शरीर में होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में यकृत, वसा एवं ऊतक मांसपेशियों में जमा होते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य शरीर की उपापचय की दर को सुचारू रूप से बनाए रखना है। विटामिन शब्द सी फंक, तो जो विटामिन की खोज वो जो है फंक ने किया था। ये एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो विटामिन होता है एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एवं विटामिन B6। तो विटामिन ए जो होता है, तो जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। यह जो है गाजर, पपीता एवं आम में पाया जाता है विटामिन ए। जबकि संतरा में जो है विटामिन सी पाया जाता है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। जबकि विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, यह सुमेलित है। विटामिन डी कार्ड मछली के तेल में पाया जाता है, ये भी सुमेलित है। विटामिन सी B6 धान के चोकर में पाया जाता है, तो ये भी सुमेलित है। तो ऑप्शन ए यही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसका खोज मैकुलम एवं मार्गुराइट डेविड्स ने की। इसका स्रोत गाजर, अंडा, दूध, पनीर, मछली, यकृत तेल। इसकी कमी से होने वाले रोग रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया, संक्रमण का खतरा आदि होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एक्सकॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना रोग होता है। विटामिन सी नींबू, संतरा, टमाटर, नारंगी, खट्टे पदार्थ आदि में मिलता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है, इसकी कमी से एनीमिया एवं त्वचा रोग होता है। नीचे दिए गए कथन है, जिसमें से एक अभिकथन सही है एवं एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों, क्या मानव शरीर अपने जो सभी विटामिन है उसका संश्लेषण या बना लेता है? तो जो कि गलत है। मानव शरीर सिर्फ जो है विटामिन के एवं विटामिन डी को छोड़ करके किसी विटामिन को बना नहीं पाता है। या जो हम बाहरी जो सब्जी खाते हैं या जो बाहरी तत्व लेते हैं उसमें विटामिन मिलता है, तो ये जो है गलत है। सिर्फ विटामिन के एवं डी को ही मानव शरीर बनाता है। दूसरा, शरीर में के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है, तो ये सही है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, तो ये गलत है, आर सही है। तो इसमें ये गलत, आर सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये गलत एवं आर सही है।
विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें अक्सर सहायक आहार भी कहा जाता है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है, विटामिन के एवं विटामिन डी को छोड़ करके। तो जो विटामिन के एवं विटामिन डी है, इसी का मानव शरीर निर्माण करता है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो है विटामिन जो होता है, विटामिन डी होता है, इसकी कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है, तो ये सुमेलित है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो यह विटामिन के की कमी से होता है, न कि बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। तो बी सही सुमेलित नहीं है। थायमिन से बेरी रोग होता है, नियासिन से फेलाग्रा रोग होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन के से रुधिर का स्राव, ऐंठन, हीमोफीलिया, थायमिन की कमी से बेरी, नियासिन से फेलाग्रा, विटामिन ई की कमी से बांझपन। निम्नलिखित में से विटामिनों का कौन सा युग्म प्रतिऑक्सीकारक है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट है। तो विटामिन सी एवं ई है। विटामिन सी और ई एक प्रतिऑक्सीकारक है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है, तथा विटामिन ई कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। हमारा शरीर निम्न में से कौन से विटामिन बनाता है। तो हमारा शरीर जो है विटामिन के एवं विटामिन डी बनाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। मानव शरीर विटामिन डी एवं तथा विटामिन के बनाता है, जबकि विटामिन ए का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता। विटामिन बी तथा सी का विटामिन बी एवं विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। सूची एक में दिए गए शब्दों वाक्यों को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो है इसमें सुमेलित करना है। तो विटामिन ए से जो है रतौंधी रोग होता है, तो ए का 2 होगा। फिर विटामिन बी सिक्स की कमी से जो है रक्ताल्पता होता है, तो जो है बी का 1 होगा। फिर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो सी का 4 होगा। फिर जो विटामिन बी3 की कमी से फेलाग्रा या त्वचा का फटना होता है, तो इसका जो है डी का 3 होगा। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 तो 2 1 4 3 ऑप्शन बी में सही है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी6 की कमी से रक्ताल्पता, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी तथा विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा, जिसे त्वचा का फटना कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन डी की कमी से जो है सूखा रोग होता है, जिसे रिकेट्स बोलते हैं, यही सही सुमेलित नहीं है। जबकि विटामिन ए से रतौंधी सही सुमेलित है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है, विटामिन बी3 की कमी से त्वचा रोग होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यही सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तथा विटामिन बी3 की कमी से त्वचा रोग होता है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस को रंग अंधापन भी कहा जाता है। इस रंग से पीड़ित व्यक्ति को दिखाई देने वाला रंग बाकी आम लोगों से अलग दिखाई देता है। यह एक आनुवंशिक ही रोग है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है। तो विटामिन के से जो है अल्फा होता है। विटामिन डी का जो स्रोत होता है वह कार्ड यकृत तेल होता है, तो बी का 3 होगा। फिर जो विटामिन ई जो है गेहूँ भ्रूण तेल में पाया जाता है, तो सी का 1 होगा। फिर जो विटामिन सी जो है नींबू में पाया जाता है, तो जो है इसका ऑप्शन जो है 4 3 1 2 होगा। चार 3 1 2। विटामिन के अल्फा में पाया जाता है। विटामिन डी कार्ड यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन ई गेहूँ भ्रूण तेल में पाया जाता है, जबकि विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। विटामिनों के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पूछ रहा है कि विटामिनों के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो है कुछ विटामिन आंतरिक या आंत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, तो ये सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, तो ये भी सही है।
तथा कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, तथा कुछ विटामिन जैसे विटामिन ए यकृत में जमा होता है, तो कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, तो जो कि गलत है। जल में घुलनशील विटामिन केवल बी एवं सी है। इसको छोड़ करके सभी विटामिन जो है वसा में घुलनशील हैं। तो जो के है यह वसा में घुलनशील है, न कि जल में। तो यही डी सम्मिलित नहीं है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती हैं। इसके अतिरिक्त सभी विटामिन ए, डी, ई के आदि वसा में घुलनशील होते हैं। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। इसी तरह कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग होता है। तो मानव आहार में जो पालिश किया हुआ चावल होता है उसके उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो वह जो है बेरी रोग होता है। तो इसका ऑप्शन ऐसा ही होगा। मानव आहार में पालिश किए गए चावल के उपयोग से बेरी रोग होने की संभावना होती है, क्योंकि पालिश किए हुए चावल में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी या B1, थायमिन जैसे पोषक तत्वों की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिसके कारण मनुष्यों में बेरी रोग हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B6, विटामिन B2 एवं जो है विटामिन ई, विटामिन के। तो जो विटामिन B6 है यह धान के चोकर, राइस ब्रेन में पाया जाता है, तो ये सुमेलित है। विटामिन B2, तो विटामिन B2 कॉड यकृत तेल में नहीं पाया जाता है, इसमें जो है विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन B2 जो है हरी सब्जियों में पाया जाता है, तो विटामिन B2 हरी सब्जी में पाया जाता है। एवं विटामिन ई गेहूं के अंकुरित तेल में पाया जाता है, सुमेलित है। विटामिन के अल्फा में पाया जाता है, ये भी सुमेलित है। जबकि विटामिन B2 यही सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B2 जो है हरी सब्जी में पाया जाता है, इसमें दिया गया है कॉड यकृत तेल, तो जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी यही सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B6 धान के चोकर में, विटामिन B2 हरी सब्जी में, विटामिन ई गेहूँ अंकुरित तेल में, एवं जो है विटामिन के जो है अल्फा में पाया जाता है। कॉड यकृत तेल मछलियों के लीवर से प्राप्त यह विटामिन ए एवं डी होता है। नीचे दिए गए कथनों जिनमें कथन ए एवं दूसरे में कारण आर है, में देखना है कि कौन सही है। इसमें पूछ रहा है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। तो बोल रहा है कि जो अधिकांश विटामिन है वह मानव शरीर के अंदर बनाए नहीं जाते। तो यह सही है। जो विटामिन के एवं विटामिन डी है इसको छोड़ करके कोई भी विटामिन मानव शरीर के अंदर नहीं बनाए जाते। तो जो है केवल के एवं डी ही मानव शरीर के अंदर बनाए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करता है, जो कि गलत है। मानव अंग जो है कुछ अनिवार्य जैसे एमिनो एसिड जो कुछ होते हैं जो अनिवार्य नहीं होते मानव शरीर के लिए, उनका भी संश्लेषण करता है या बनाता है। तो यही आर गलत है, जबकि ए सही है। तो कथन ए सही, आर गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए सही, आर गलत है। क्योंकि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, अर्थात मानव शरीर स्वयं विटामिन उत्पन्न नहीं करता। विटामिन मुख्यतः भोजन के द्वारा ही प्राप्त होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का मानव शरीर द्वारा अत्यंत कम मात्रा में संश्लेषण किया जाता है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने जो है विटामिन का आविष्कार किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक द्वारा 1911 में किया गया। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया गया, जैसे ABCDE के आदि। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ में आवश्यकता कम मात्रा में होती है। विटामिन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं तथा इनकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। विटामिन विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, जल में घुलनशील विटामिन जो कि बी एवं सी हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन जिसे कीड़ा कहते हैं, कीड़ा नाम से याद कर सकते हैं, कीड़ा, KEDA। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों जो विटामिन B12 का नाम है यह जो है साइनोकोबालामिन है। तो विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन है। तो यह जो है हरे पत्तेदार सब्जियों में नहीं पाया जाता। विटामिन B12 जो है जंतु उद्गम खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध से प्राप्त किए जाते हैं। तो यह जो है विटामिन B12 मांस,
मछली, अंडा, दूध इत्यादि से प्राप्त करते हैं। जबकि विटामिन B12 जंतु उद्गम खाद्य पदार्थ है, तो आर गलत है, आर सही है जबकि ए गलत है। तो इसमें आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। तो ए गलत है, आर सही है, क्योंकि हरी पत्तीदार सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। यह जो जंतु उद्गमित खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध इत्यादि में पाए जाते हैं। तो इसका आर सही है, ए गलत है। तो ए सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु तो हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता। हाँ, इसमें नहीं बोला है, हरे सब्जीदार पत्तियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता, मैं सोचा पाया जाता है, तो ऐसे ही गलत होता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो जो है, जो विटामिन B12 होता है ये जंतु उद्गम खाद्य पदार्थों जैसे मांस, मछली इत्यादि में पाया जाता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। उल्लेखनीय है कि विटामिन B12 अर्थात साइनोकोबाल्मिन जंतु उद्गम खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध से प्राप्त किए जाते हैं। इसकी कमी से मनुष्य में तंत्रिका तंत्र की कारिका तक घातक रुधिर क्षीणता की स्थिति उत्पन्न होती है। विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है, तो ए सही है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, जो कि गलत है। जो शरीर द्वारा उल्लेखनीय कि यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। यह फल, दूध, हरी सब्जियों, अंडे, मांस में पाया जाता है। तो ए गलत है, तो इसका ऑप्शन ए सही, परंतु आर गलत है। विटामिन या जीवन तत्व भोजन के अवयव हैं जिसके सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। उल्लेखनीय है कि उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। यह दूध, हरी सब्जियां, अंडे, मांस इत्यादि में प्राप्त होते हैं। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील होते हैं। निम्न में कौन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। थायमिन है, तो थायमिन जो है विटामिन B1 को कहते हैं। तो थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। यहाँ कुछ विटामिन दिए गए हैं जिनका रासायनिक नाम, तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, विटामिन C को स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन E को जो है टोकोफेरॉल कहते हैं। साइनोकोबाल्मिन है, तो साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसका नाम देखते हैं, रासायनिक नाम। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल एवं जैव विटामिन के फिलोक्विनोन। विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद है? तो इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक कोबाल्ट नामक खनिज लवण है। इसका विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र के कार्यकी में गड़बड़ी हो जाती है। तो विटामिन B12 की कमी से जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है यह सही तरह से काम नहीं करता है। निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है? तो जो विटामिन B6 होता है यह स्वप्नों को पर्याप्त मात्रा में याद करने में मददगार होता है।
विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है एवं व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है तथा यह स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन युग्म प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है? तो जो है विटामिन ए एवं विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। इन एंटीऑक्सीडेंट से जो है हमारे शरीर की त्वचा हमेशा जवान रहती है, उसमें कोई कमी नशीला या वायरस नहीं होता त्वचा में, यह हमेशा फ्रेश रहती है। एवं बी जो है विटामिन सी एवं ई की कमी से, तो बी ए एवं बी दोनों ऑप्शन सही है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, मिनरल्स और कुछ अन्य केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन से होने वाले नुकसान को डीएक्टिवेट करने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की बीमारी, स्ट्रोक, कुछ प्रकार के कैंसर और बुढ़ापे संबंधी बीमारियों की रोकथाम में मददगार होते हैं। इसकी आपूर्ति भोजन से ही हो सकती है। विटामिन ए एवं सी तथा विटामिन ई प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है तथा विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से ओष्ठविदरता रोग होता है। राइबोफ्लेविन B2 को कहते हैं। इसकी कमी से मुंह के किनारे तथा होठ के आसपास फट जाते हैं, इसी को ओष्ठविदारता कहते हैं। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से, स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो विटामिन के जो है इसकी कमी से जो नवजात शिशु में रक्त की संबंधी बीमारी होगी, तो एक का बी होगा। फिर जो है विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से जो है विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, तो 2 का डी होगा। फिर विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, तो इसका ए होगा। फिर विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो इसका जो है BDAC होगा। तो BDAC ये सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन जो थायमिन है वह के कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन के की कमी से बंध्यापन नहीं होता, यह विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन सी की कमी से नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिसमें त्वचा फटने लगती है। तो पेलाग्रा रोग में त्वचा फटने लगती है। विटामिन B1 थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से सूखा रोग ऑस्टियोमैलेशिया होता है। विटामिन के फिनोक्विनोन की कमी से चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। बंध्यापन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो जो कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से जो है यह जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है, तो इसकी कमी से अस्थिर उग्रता होता है, तो ये सही है। नियासिन की कमी से चर्मग्राह होता है, ये भी सुमेलित है। कोबालमिन की कमी से संघातिक रक्ताल्पता होता है, ये भी सुमेलित है। राइबोफ्लेविन की कमी से बेरी होता है, जो कि सुमेलित नहीं है। तो जो राइबोफ्लेविन है, तो जो कैल्सीफेरॉल है यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। यह वसा में विलेय है तथा हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स होता है। नियासिन यह विटामिन B3 या निकोटीन एसिड है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है तथा मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया में खराबी हो जाती है। कोबालमिन यह विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से शरीर में स्नायविक दोष आ जाता है और एनीमिया रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविन अर्थात विटामिन B2 की कमी से शारीरिक भार में कमी आ जाती है। होठ, जिह्वा व त्वचा में रूखापन आ जाता है। बेरी रोग विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जो विटामिन B2 है यह राइबोफ्लेविन है, इसका नाम राइबोफ्लेविन है, यही सही सुमेलित है। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। नियासिन, तो विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है। राइबोफ्लेविन
राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी टू को कहते हैं, तथा नियासिन जो नियासिन होता है, नियासिन विटामिन बी6 को, राइबोफ्लेविन विटामिन बी6 को, पायरोडॉक्सिन तथा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो विटामिन बी6 को जो है पायरोडॉक्सिन कहते हैं, तथा जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी को जो है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो इसको जो है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B12 से प्रति अरक्तता कारक होता है, सुमेलित है। विटामिन सी से प्रतिस्कर्वी कारक सुमेलित है, जबकि विटामिन डी बंध्यता रोगी होता है, जो कि जो है ये जो है विटामिन ई की कमी से होता है। तो यही सही सुमेलित नहीं है। विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जो रिकेट्स हड्डियों का रोग है और प्रायः बच्चों में होता है। बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमजोर होने से सूखा रोग कहते हैं। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। बंध्यता रोगी के रूप में विटामिन ई का प्रयोग होता है। सूची एक को जो है इसमें सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो विटामिन सी जो है ये स्कर्वी से होगा, तो इसका 4 होगा। तो फॉलिक अम्ल जो होता है, फॉलिक अम्ल रक्ताल्पता होगा, तो बी का 3 होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो सी का 1 होगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, तो जो है इसका जो है 2 होगा। तो इसका जो है 4 3 1 2, तो देखते हैं 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 ऑप्शन ए सही है। इसमें भी मिलान करना है। तो विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 जो है कोबाल्ट होता है, तो इसका जो है 2 होगा। हीमोग्लोबिन लौह आयरन में पाया जाता है, तो बी का 4 होगा। क्लोरोफिल मैग्नीशियम में पाया जाता है, तो सी का 1 होगा। चैल्कोपायराइड्स तांबा में पाया जाता है या कॉपर में पाया जाता है, तो डी का 3 होगा। तो जो है इसका ऑप्शन जो है, इसका जो होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन ए सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसमें जो है इसका जो है ए का जो है 4 होगा, मुझे बी का 1 होगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसका 2 होगा। तो 4 1 2 बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, तो डी का 3 होगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 4 1 2 3। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सुमेलित है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, यह भी सुमेलित है। जो है विटामिन डी की कमी से वर्णांधता रोग होता है, जो कि गलत है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जिसे रिकेट्स कहते हैं। तो यही सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से जो है रात्रि अंधता या रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से, ये जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन B1 से बेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो कि सुमेलित है। मांसपेशियों या जोड़ों में थकान सहित पीड़ा, वजन में कमी आना, घाव का धीमा ठीक होना विटामिन सी की कमी से होता है, ये भी सही है। मसूड़ों का रक्त बहना एवं दांतों का गिरना एवं विटामिन B1 के लक्षण है, जो कि गलत है। मसूड़ों से रक्त बहना एवं दांतों का गिरना यह विटामिन सी की कमी से होता है, तो यही गलत है। विटामिन B6 की कमी से त्वचा का जलन एवं स्मरण शक्ति की अस्त व्यस्तता, विटामिन B5 तथा अतिसार होते हैं। तो स्मरण शक्ति का क्षरण जो होता है वो विटामिन B5 की कमी से होता है। त्वचा का जलन होता है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, यही गलत है। तो विटामिन B1 बेरी त्वचा रोग, कार्डियोवैस्कुलर
मस्कुलर रोग, वजनहीनता, विटामिन B5 त्वचा जलन, स्मरण शक्ति में अस्त व्यस्तता, विटामिन C मांसपेशी, जोड़ों में थकान, वजनहीनता, घाव का जल्दी न भरना, मसूड़ों का खून आना, बाल पकना इत्यादि विटामिन C की कमी से होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो बेरी जो है विटामिन B1 से होता है, ए का जो है 4 होगा। फिर रक्तस्राव विटामिन K की कमी से होता है तो B का 3 होगा। फिर जो है रतौंधी विटामिन ए से होता है तो C का जो है 1 होगा। फिर जो स्कर्वी विटामिन C से होता है 1, तो इसका जो है D का जो है 2 होगा। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन डी में है। में सुमेलित करना है तो विटामिन C से जो है स्कर्वी होता है, ए का 3 होगा। फिर विटामिन D से जो है सूखा रोग होता है या रिकेट्स होता है तो B का 1 होगा। विटामिन E से बंध्यता रोग होता है तो C का 4 होगा। फिर जो विटामिन K से रक्त स्कंदन होता है तो इसका 2 होगा। तो 3 1 4 2 तो 3 1 4 2 3 1 4 2 इसका ऑप्शन सी सही होगा, 3 1 4 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है कि जो रक्त वृद्धजनों को होती है, रतौंधी वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं होती। तो इसका ऑप्शन ए केवल सही है। जो रंग वर्णांधता है यह पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। तो जो रंग वर्णांधता यह पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। और दूसरा जो रतौंधी या वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं, ये दोनों लोगों को हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वृद्धजनों को होती है। तो बी गलत है, तो केवल आर सही है। रंग वर्णांधता एक लिंग संलग्न रोग है। रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है क्योंकि स्त्रियां इस रोग के वाहक का कार्य करती हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए का स्रोत गाजर है। विटामिन ई में ताड़ के तेल में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन बी धान की भूसी में पाया जाता है, जो कि गलत है। विटामिन जो बी होता है तो धान की भूसी में विटामिन ई पाया जाता है, न कि विटामिन बी पाया जाता है। तो यही डी सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B6 ईस्ट, मांस, सब्जी, दाल में पाया जाता है। निम्न में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ताजे आंवले में संतरे से ज़्यादा विटामिन सी उपलब्ध होता है। विटामिन सी के स्रोत सभी खट्टे रसदार फल होते हैं, जैसे करौदा, नींबू, अमरूद, मौसम्मी इत्यादि। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी जो होता है वह शरीर में भंडारित नहीं होता है, क्योंकि विटामिन बी एवं सी या जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये दोनों शरीर में नहीं होते। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो जो लोहा है इसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी लौह के अवशोषण में मदद करता है। यह लौह मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करके आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स के निर्माण में सहायता करता है। निम्नलिखित विटामिन में किसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है? तो जो विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। घाव के भरने में सहायक विटामिन होता है। तो जो घाव के भरने में विटामिन सी सहायक होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल घाव भरने में सहायक होता है क्योंकि खट्टी चीज़ों में विटामिन सी की उपस्थिति होने के कारण यह घाव को जल्दी भरने में सहायक होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इस विटामिन के लिए नींबू, संतरा, टमाटर आदि उपयोगी हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, त्वचा का शुष्क पड़ना आदि रोग हो जाते हैं तथा विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, बच्चों में रिकेट्स, स्त्रियों में अस्थि मृदुता आदि रोग हो जाते हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो सर्वाधिक विटामिन सी जो है मिर्च में पाया जाता है। कुम्हड़े, मूली एवं मटर की अपेक्षा मिर्च में अधिक विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो जो आंवला होता है इसमें अधिक विटामिन सी पाया जाता है, जबकि आम में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, जबकि आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। तो यह उपयोगी होता है।
खाद्य पदार्थों के भूनने, उबालने अथवा तलने पर निम्नलिखित में किस विटामिन के नष्ट होने की प्रबलतम संभावना होती है? तो वह जो विटामिन बी एवं सी की होती है, क्योंकि जो है यह जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। निम्न पर विचार कीजिए, नींबू, गाजर, संतरा, मूली उपर्युक्त में से विटामिन सी के कौन से स्रोत है? तो विटामिन सी का नींबू है, एवं जो है गाजर विटामिन ए के स्रोत हैं, फिर संतरा विटामिन सी के स्रोत हैं, तो जो है 1 एवं 3, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 एवं 3। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो जो है विटामिन डी कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है। विटामिन डी मानव शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है। विटामिन डी आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और सामान्य अस्थि खनिजीकरण को सक्षम करने के लिए पर्याप्त कैल्शियम एवं फास्फेट की सांद्रता बनाए रखता है। निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनते हैं? तो पूछ रहा कौन सा ऐसा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो वह जो विटामिन डी है। विटामिन डी के सृजन में निम्न में कौन पाया जाता है? तो पूछ रहा है कि विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो वह जो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। इसका कार्य फास्फोरस और कैल्शियम का उपयोजन, विकास एवं दांतों तथा हड्डियों की वृद्धि आदि है। विटामिन डी को कोली कैल्सीफेरॉल अथवा आर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं, तो विटामिन डी को धूप का विटामिन कहते हैं। यह मक्खन, जिगर, गुर्दा, अंडे की जर्दी, मछली के तेल इत्यादि में मिलता है। विटामिन डी की कमी से पैदा होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है, तो कैल्सीफेरॉल का सामान्य नाम जो है विटामिन डी है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो विटामिन डी को जो है अच्छे आहार द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, जबकि विटामिन बी, ई के को आहार द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसे एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में करता है। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं जंतु अपने कोशिकाओं में। यह क्रिया सूर्य प्रकाश की किरणों के प्रभाव से होती है, इसलिए इसे धूप का विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स या वयस्कों में हड्डी छेड़ता रोग हो जाता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं का अंकुरित तेल है। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त बादाम, मूंगफली, विभिन्न वनस्पति तेल जैसे सूरजमुखी, मक्का, सोयाबीन, कुसुम का तेल, सूरजमुखी का बीज, पालक इत्यादि विटामिन ई के स्रोत हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो जो विटामिन के है इससे रक्त अंधता नहीं होता है। विटामिन के से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो यह सुमेलित नहीं है। विटामिन ई की कमी से बंध्यापन होता है, तो यही सही सुमेलित है। विटामिन जो एस्कॉर्बिक अम्ल है यह विटामिन सी होता है, इससे जो बेरी रोग नहीं होता, यह विटामिन बी की कमी से होता है, तथा विटामिन बी से स्कर्वी नहीं, यह विटामिन सी से होता है। तो इसका जो सही सुमेलित है वह जो है केवल एक है विटामिन ई, इसी की कमी से बंध्यापन रोग होता है। विटामिन के से रक्त का थक्का बनना, विटामिन ई बंध्यता, विटामिन B1 बेरी एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी। गेहूं अंकुर तेल महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। विटामिन ई गेहूं के अंकुर तेल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रमुख विटामिन है। वसा में घुलनशील यह विटामिन शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने एवं शरीर को एलर्जी से बचाने में सहायक होता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के मनुष्य के शरीर में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है।
विटामिन के वसा में विलेय विटामिन सी विटामिन है जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण के लिए जरूरी है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो जो है क्लोरोफिल मैग्नीशियम में पाया जाता है, सुमेलित है। हीमोग्लोबिन आयरन में एवं विटामिन के जिंक में, जो कि सुमेलित नहीं है। जबकि विटामिन B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। तो विटामिन के जो है जिंक में नहीं, यह जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन में पाया जाता है। विटामिन बी के फाइब्रोनोजन प्रोटीन में पाया जाता है विटामिन के। विटामिन के फाइब्रिनोजन प्रोटीन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से यौगिकों का कौन सा समूह सहायक आहार कारक है? तो वह विटामिन बी विटामिन है। विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनको सहायक आहार कारक की संज्ञा दी जाती है। अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता सभी जीवों को होती है। रासायनिक रूप से एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। विटामिन के आवश्यक है, तो विटामिन के जो है प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में आवश्यक है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए कैल्शियम प्लस प्लस आयन आवश्यक होता है। थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से जमता है, तो ए होगा। विटामिन के जिगर में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है, अतः यह चोट पर रक्त थक्के के जमने के लिए आवश्यक होता है। इसे इसलिए रक्तस्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। हरी पत्तियों, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडों की जर्दी तथा पनीर में यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं, तो विटामिन के का संश्लेषण आंत के जीवाणु भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों, सूक्ष्मजीव अन्य कारकों से होने वाले रोग उपचार मुझसे संबंधित उपकरण, तो ये जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।